दोस्तों, अगर आपको एक हफ्ते के लिए किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां न खाने के लिए खाना हो, न पीने के लिए पानी, न ही कुछ देख पाने के लिए रोशनी हो और न ही ताजी हवा, न कोई फोन, न ही बाहर की दुनिया के साथ कोई संबंध, तो आपका क्या हाल होगा? एक बार सोचकर देखिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस हाइपोथेसिस से भी कहीं ज्यादा भयानक और दर्दनाक है। ये कहानी है उन 33 माइनिंग मजदूरों की जो रोज की तरह ही काम पर निकले तो थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए थे। आप ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों की माइन में दबने से मौत हो गई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मौत हो गई होती तो ये इतना दर्दनाक नहीं होता। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उन मजदूरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। 5 अगस्त 2010, अटाकामा डेजर्ट, चिली। कॉपर और गोल्ड की खुदाई के लिए एक माइन के अंदर काम चल रहा था। माइन सैन जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसे एक कंपनी अपने हिसाब से ऑपरेट करती थी। इस माइन की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गहराई शंघाई टावर की ऊंचाई जितनी थी, यानी करीब 2300 फीट, जहां तक जाने के लिए एक स्पाइरल ट्रैक से होकर गुजरना होता था। गहराई तक जाने के लिए मजदूर जीप का सहारा लेकर जाते थे। 5 अगस्त के दिन हर रोज की तरह 33 मजदूरों का एक जत्था खुदाई के लिए माइन के अंदर जाने लगा। उन लोगों को माइन के अंदर करीब 2300 फीट की गहराई तक जाना था। इतनी गहरी खुदाई हो जाने की वजह से माइन बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन ये लोग खुद को रोज की तरह उसी खतरे में लेकर जा रहे थे। जैसे ही उन मजदूरों ने वहां पर काम करना शुरू किया, वैसे ही पूरी माइन एक जोरदार धमाके का शिकार हो गई। धमाके की वजह से आसपास की दीवारें टूट गई और ऊपर के पत्थर जमीन पर गिरने लगे। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी धूल 2300 फीट ऊपर तक बाहर खड़े लोगों को भी दिखाई दी और आसपास के इलाके का माहौल ऐसा हो गया मानो कि एक जोरदार भूकंप ने धरती को हिलाकर रख दिया हो। इस धमाके का असर ये हुआ कि माइन के सारे रास्तों में भारी भरकम पत्थर गिर जाने की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए। थोड़ी राहत की बात ये थी कि उन मजदूरों के ऊपर कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं गिरा और उनकी जान बच गई, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि उनके लिए उस माइन के अंदर 1-2 दिन से ज्यादा बच पाना असंभव सा था। उस अंधेरे में न खाने को कुछ था, न पीने को पानी था, धूप और रोशनी का तो नाम ही नहीं था। मानो जैसे उनके जिंदा शरीर को कब्र के अंदर दफना कर बैठा दिया गया हो। दोस्तों, जैसे ये माइन कोलैप्स हुई, उसी समय तेज झटकों के कारण आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चल गया। धीरे धीरे खबर पूरे चिली में फैल गई। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ यही खबर चल रही थी। मजदूरों के घर वालों को जैसे ये खबर पता चली, उन्होंने माइन के आसपास इकट्ठा होना शुरू कर दिया। लेकिन माइन कोलैप्स की वजह से अब माइन के अंदर जाना 100% मौत की गारंटी थी। इस वजह से कंपनी ने किसी भी तरह के रेस्क्यू से मना कर दिया, जिसके चलते इन मजदूरों को बचा पाने की उम्मीद और कम हो गई। लेकिन वहीं पर एक पुराना माइन वर्कर था जिसका नाम जोस वेगा था, जिसका बेटा एलेक्स उन्हीं फंसे हुए मजदूरों के ग्रुप में शामिल था। वेगा ने यह तय किया कि कोई आए या ना आए, वो अपने लड़के की जान बचाने के लिए माइन के अंदर जरूर जाएगा, चाहे उसे अपनी जान से ही क्यों न खेलना पड़े। वो अपनी कार लेकर माइन के अंदर घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, वो देख रहा था कि हर जगह पत्थर गिरे हुए हैं और रास्ता पूरा खराब हो गया है। थोड़ी दूर और जाने के बाद रास्ते पर कार चलाना नामुमकिन हो गया और वेगा को जो दिखा उसने उसकी भी हिम्मत तोड़ दी, क्योंकि रास्ते को एक बड़े से पत्थर ने रोक लिया था, जिसके आगे न जाया जा सकता था, न उस पार से कोई आ सकता था। ये पत्थर ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज्यादा मजबूत और लगभग बुर्ज खलीफा इमारत के बराबर जितना वजनी था। अब आप सोच सकते हैं कि उस पत्थर को देखकर आगे न जाने का निर्णय वेगा ने क्यों लिया था। इस माइन में एक वेंटिलेशन शाफ्ट भी था, जिसके जरिए नीचे लाया जा सकता था, लेकिन अभी तो तबाही की शुरुआत ही हुई थी। वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती थी। शाफ्ट के जरिए नीचे जाने का काम जैसे ही शुरू किया गया, एक और जोरदार धमाका हुआ।
अब आलम यह हो गया था कि खुद चिली गवर्नमेंट को इस मामले में आना पड़ा। चिली सरकार के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोलबर्न ने खुद माइन का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने मजदूरों को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने के लिए हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन मंगवाई। लेकिन अभी भी ये तय नहीं था कि इतनी गहराई में मजदूर कहां फंसे होंगे, इसलिए इस ड्रिलिंग मशीन का तब तक कोई उपाय नहीं किया जा सकता था जब तक मजदूरों की लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। इस बात से निपटने के लिए राउल डेग्रिनो, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि माइन में 3 जगह 6-6 इंच के होल किए जाएंगे और उस होल के माध्यम से कैमरा माइन के अंदर भेजा जाएगा, जिससे सबसे पहले ये पता चले कि मजदूर असल में है कहां। ऑर्डर्स मिलते ही हॉल्स के लिए काम चालू हो गया। अब 7 दिन गुजर चुके थे। ड्रिलिंग का काम लगातार जारी था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 जगह मजदूरों के होने की संभावना मिली थी। पहली जगह 1000 फीट पर थी, जहां किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दी। अब बारी थी दूसरी जगह की। करीब 1600 फीट की गहराई तक जब कैमरा पहुंचा, तब तो लोगों को लगा कि शायद यहाँ कोई मूवमेंट जरूर नजर आ जाएगी, लेकिन ये दुखद था, अब भी कोई नजर नहीं आ रहा था। लोगों की आस घटती जा रही थी और बेचैनियां आसमान छूने लगी थी। अब जो आखिरी जगह बची थी वो थी 2300 फीट की गहराई। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये मजदूर वहां के रिफ्यूज रूम में हो सकते हैं। बता दें, रिफ्यूज रूम एक ऐसी जगह होती है जहां किसी संकट के समय सारे मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कमरे में ऑक्सीजन और 3 दिन के खाने की व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ भी एक परेशानी ये थी कि उस कमरे तक पहुंचने में कैमरे को करीब 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। लेकिन इतने लंबे समय तक इंतजार करने का मतलब था मजदूरों के जिंदा होने की संभावना का बेहद कम हो जाना। 1 हफ्ते तक की लगातार ड्रिलिंग के बाद पाइप से कैमरा 2300 फीट की गहराई में तो पहुंच गया, लेकिन वहां से भी मजदूरों के होने का कोई भी फुटेज नहीं दिखाई दे रहा था। 14 दिन की लगातार मेहनत बर्बाद हो गई। ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू के काम को रोकने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन तभी चिली के माइनिंग मिनिस्टर ने अपने कैलकुलेशन के आधार पर फिर से पाइप को नए एंगल पे भेजने को कहा। 3 दिन के बाद फिर से ड्रिलिंग पाइप 2300 फीट की गहराई में पहुंच गई, लेकिन वहां पर भी किसी भी तरह का कोई इंसानी फुटेज नहीं नजर आ रहा था। एक एक करके सारे प्रयास असफल हो रहे थे, लेकिन शायद अभी कहानी यहीं नहीं खत्म होनी थी, क्योंकि इसी दौरान मिनिस्टर ने उस पाइप से आते हुए एक हल्की सी आवाज को सुना। वो आवाज ऐसी थी मानो कोई नीचे पाइप पर किसी चीज से लगातार मार रहा हो। इस आवाज को और साफ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप की मदद ली गई और उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि कोई है जो नीचे से लगातार इस पाइप पर मार रहा है। अब लोगों के बीच मरा हुआ उत्साह धीरे धीरे जिंदा होने लगा। पाइप को धीरे धीरे बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे बाद पाइप को जब बाहर निकाला गया तो उस पर एक जगह लाल रंग का पेंट लगा हुआ था और उस पर एक कागज चिपका हुआ था जिसमें लिखा था, हम जिंदा हैं, हम इसी रिफ्यूज रूम में फंसे हुए हैं, कृपया हमें बाहर निकालिए। इस संदेश के साथ लोग झूम उठे। मजदूरों के परिजनों में एकाएक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन दोस्तों, ये अभी भी ऐसी जीत थी जो हार से बस 1 कदम की दूरी पर थी। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि आखिर कैसे इतने दिनों तक उन सब ने अपनी जान बचाए रखी। इतने कम ऑक्सीजन में उन्होंने खुद को कैसे जिंदा रखा। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस सुरंग को इतना खोदने में करीब 120 साल लग गए, उसी सुरंग से सिर्फ 69 दिनों में वापस खुदाई करके मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। ये संभव भी होगा या नहीं, ये सब हम आपको इस कहानी के दूसरे पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस न हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि उन 33 मजदूरों की कहानी का अंत क्या रहा होगा? कमेंट करके हमें बताइए। खैर, पूरी कहानी जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।